नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो एक हमारी मुहिम चल रही है उत्तर मुगल काल के अंत में, जो हमने शुरू किया है आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने सीखा है मैसूर युद्ध सीख लिए हैं। उसके बाद में हमने जो सीखा है वो सिख आंग्ल सिख युद्ध सीखे हैं। कंपनियों का आगमन, लगातार एक सीरीज हमारी चल रही है और एकदम क्रम से चल रही है कि ऐसा मान के चलिए कि यदि आपने सारी सीरीज क्रम से देख ली तो आप कभी भी उत्तर मुगल काल के इतिहास से तो वंचित नहीं रहने वाले। ये बात मैं आपको बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत करके आप सब चीज़ों को देखिए। प्ले लिस्ट में जाकर ये सीरीज आपको मिल जाएगी। यहाँ से प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ जाकर सारे उत्तर मुगल काल की जो 8 वीडियो भी डली हुई हैं उसमें भी उनको भी देखिए, और जब क्रम से इनको देखिए तो तब आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। चलिए, आज जो हमारा सेशन है वो बहुत अहम सेशन है। कल हमने उत्तर मुगल काल या सॉरी आधुनिक इतिहास के बारे में हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कल जो है हमारा कुछ 2 क्लास और हमने अपलोड की थी। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है वो है मराठा साम्राज्य का उदय। अब देखिए क्या होता है, आधुनिक इतिहास का तो ये भाग है नहीं, ये है आपका मध्यकालीन इतिहास का भाग। आप सोच रहे हो सर आप पढ़ा रहे हो आधुनिक इतिहास, फिर आप पढ़ा दिया आप यहाँ पर आप मध्य, ऐसा है ना, उसमें आप आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ोगे। अब जब सडनली अगर आपको जौन सा भी वंश आ रहा है आपके सामने, जैसा सिख धर्म था, आंग्ल सिख युद्ध पढ़ते तो शायद रणजीत सिंह का पहली कहानी आपको पता नहीं चलती कि रणजीत सिंह से पहले की कहानी क्या थी। ऐसे ही जब यहाँ पर आप आंग्ल मराठा पढ़ोगे तो आपको आंग्ल मराठा से पहले इस मराठा साम्राज्य का उदय समझना पड़ेगा कि क्या होता है कि मराठा साम्राज्य का उदय हुआ किस कारण, इसमें क्या मुगलों की भूमिका रही, क्या भक्ति आंदोलनों की भूमिका रही, किस मुगल शासक ने इसमें बहुत अहम दौर या अहम भूमिका निभाई। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। चलिए अब आप आराम से इस कहानी को सुनिए। क्या होता है कि मुगल शासन काल का जो है उत्तरवर्ती दौर चल रहा था, यानी किसका, मुगल शासन काल का जो उत्तरवर्ती दौर चल रहा था। वर्तमान महाराष्ट्र, ये मैं थोड़ा मैप बना लेता हूँ, ये वर्तमान महाराष्ट्र वाला जो ये वाला क्षेत्र है, ये वर्तमान महाराष्ट्र, ये वर्तमान महाराष्ट्र भैया, वर्तमान महाराष्ट्र जो है आपका, तो उत्तरवर्ती दौर चल रहा था किसका, मुगलों का। और वर्तमान महाराष्ट्र में मराठों की एक या इसके आसपास का क्षेत्र जो था, मतलब महाराष्ट्र और उसके आसपास का क्षेत्र जो था, ठीक है, मराठों के रूप में एक क्षेत्रीय शक्ति उभर कर सामने आई। क्षेत्रीय शक्ति उभर कर सामने आई, क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ। उसी समय में क्या चल रहा था, भक्ति आंदोलन चल रहे थे। उसी समय क्या चल रहे थे, भक्ति आंदोलन जो चल रहे थे उस समय पे क्या चल रहे थे, भक्ति आंदोलन चल रहे थे। और मुगल यहाँ जो थी सत्ता, इसका उत्तरवर्ती काल चल रहा था, इसका उत्तरवर्ती काल बेटा चल रहा था, और भक्ति आंदोलन चल रहे थे। और महाराष्ट्र जो वर्तमान में है, यहाँ के आसपास वाले क्षेत्र में जो है मराठों के नाम से एक क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ। अब इसमें जो भक्ति आंदोलन के कवि थे, ठीक है, मराठा क्षेत्र में उल्लेखनीय भागीदारी इन लोगों की रही, यानी कि कवियों ने और मराठा क्षेत्र में जो है वो हिंदू गौरव एवं एकता की भावना जागृत की। यानी कि कवियों ने क्या काम करा, भक्ति आंदोलन ने हिंदू एकता जागृत की भावना एक जगह की, यानी कि हिंदू एकता भावना कि सारे हिंदू एक हो जाएं, हिंदू एकता की भावना जो है जागृत करी। किन कवियों ने, भक्ति आंदोलन में जो योगदान दे रहे थे। इसी बीच आगे क्या होता है, मराठा बचपन से जो थे वो क्या थे, साहसी होते थे, ठीक है, कर्म युद्ध होते थे, यानी युद्ध में कौशल होते थे, साहसी होते थे और जुझारू होते थे। बचपन से ये लोग बचपन से जुझारू और युद्ध में कौशल इनका अच्छा होता है, साहसी होते थे, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये भी मान के चलिए कहीं ना कहीं औरंगजेब ने भी भूमिका निभाई, इसमें भूमिका निभाई। औरंगजेब की भी इसमें कहीं ना कहीं भूमिका रही थी मराठी शक्ति को ऊपर बनाने की। इसका रीजन ये था कि हिंदू विरोधी नीतियों के चलते औरंगजेब जो क्या कर रहा था, हिंदू विरोधी नीति कर रहा था, और हिंदू विरोधी नीतियों के चलते जो है इन्होंने क्या काम करा कि मराठा शक्ति का उत्थान किया। इसमें भी मराठा शक्ति का उत्थान किया। इसी बीच क्या होता है कि एक छत्रपति शिवाजी नाम से जो है छत्रपति उपाधि दी गई थी, वो बात हम बाद में बताएंगे। तो एक शिवाजी नाम से जो है शक्ति सामने आई जिसने मराठा साम्राज्य को सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा किया। समझ गए नहीं,
मराठा साम्राज्य को जो पूरी तरीके से मजबूत किया वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, पहले दोबारा से हम बात कर लेते हैं क्या था कि मुगल काल में उत्तरवर्ती दौर चल रहा था। ठीक है, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, इसके आसपास का क्षेत्र जो था, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, मराठों की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, उभर कर यहाँ पर सामने आई। ठीक, अब इसके आगे क्या था कि भक्ति आंदोलन चल रहे थे, इनके कवियों ने और यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने हिंदू एकता भावना जागृत की मन में लोगों के कि हिंदू एक हो जाने चाहिए, इस तरीके से जागृत एकता की। और फिर उसके बाद क्या था कि औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियाँ थी, इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि हिंदू विरोधी नीति तैयार की तो वो लोग सब एक जगह होने में सही हो गए, यानी कि हिंदू भाई जो है सब एक जगह एकजुट होने में उन्हें अहम भूमिका मिली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे की। अब क्या होता है कि बाद में जब बहुत सारे शासक बने, मगर उनमें एक शासक बन गया शिवाजी। शिवाजी से पहली कहानी बात करेंगे, मगर पहले शिवाजी को देख लेते क्या है, क्योंकि शिवाजी के जो पिता हैं, शिवाजी के जो पिताजी हैं, पहले बात कर लेते हैं शिवाजी का जन्म हुआ वो कब हुआ। यहाँ मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं, देखिए शिवाजी का जन्म हुआ वो हुआ 1627 में सिवनेर के एक पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। ठीक है, पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। बेटा इतनी बात आपको याद रहे। जो इनके पिता हैं उनका नाम जो है साजी भोसले, इनके पिता जो है वो क्या है? साजी भोसले हैं। ठीक है, पहले नाम इनके यहाँ से परिचय आ जाता, फिर बात करते हैं। फिर माता जो है इनकी जीजाबाई, माता का नाम क्या है? जीजाबाई। और संरक्षक जो थे वो दादोजी कोंडदेव, दादोजी कोंडदेव जो राजनीतिक गुरु थे, जो राजनीति करने की इन्हें पैतरा बताते थे। आध्यात्मिक गुरु यानी कि धर्म से जुड़ी बातें जो बताते थे, कौन बताते थे? रामदास। तो इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। राजधानी इनकी रायगढ़ थी और राज्याभिषेक जो किया गया वो किया गया 1674 में, जब ये औरंगजेब की कैद से निकल कर भाग जाते हैं। उस समय पर इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। अंततः बाद में जो है इनकी मृत्यु जो है 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके बाद इनका जो उत्तराधिकारी बनता है, इनका लड़का बनता है। ठीक है, वो हम बात करेंगे, मगर फिलहाल में कहानी यहाँ तक ही देखते हैं क्या है। जन्म हुआ 1627 में सिवनेर पहाड़ी दुर्ग में। पिता साजी भोसले, माता जो है जीजाबाई। ठीक है, संरक्षक जो है दादोजी कोंडदेव, राजनीतिक गुरु भी रहे, आध्यात्मिक गुरु जो रामदास रहे। राजधानी रायगढ़ और राज्याभिषेक 1674 मृत्यु हुई इनकी। अब थोड़ा बात करते हैं क्या, साजी भोसले जो है पहले अहमदनगर, यानी आप समझते हो अहमदनगर की सेना में थे। क्या करते थे? सेना में काम करते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ कर दूं इसको, इधर साइड रफ करता हूँ, फिर बात करेंगे। ठीक है, रब करने के बाद इधर बात करते हैं क्या हुआ। ये जो साहजी भोसले हैं, इनके पिता जो है वो पहले कहाँ थे? वो अहमदनगर की सेना में थे, अहमदनगर की सेना में थे। परंतु क्या हुआ कि 1633 ईस्वी में, अब 1633 ईस्वी में देखिए, 1633 ईस्वी में शाहजहां का शासन चल रहा था। किसका चल रहा था? शाहजहां का। ठीक है, 1633 ईस्वी में जो है शाहजहां ने अहमदनगर जीत लिया, अहमदनगर जीता। अब 1633 ईस्वी में जो है अहमदनगर जीत लिया शाहजहां ने। तो फिर होता क्या है कि ये लोग जो है साजी भोसले जो है वो कहाँ चले गए आते हैं? साजी भोसले जो है 1633 में साहजी भोसले कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं बीजापुर। कहाँ चले जाते हैं? बीजापुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई? बीजापुर चले जाते हैं। ठीक है, ये फिर चले जाते हैं बीजापुर। ठीक है, और बीजापुर चले जाने के बाद वहाँ पर प्रथम जो सुल्तान होता है बीजापुर के, वहाँ पर प्रथम श्रेणी के जो है ये बन जाते हैं, मतलब सरदार, प्रथम श्रेणी के सरदार बन जाते हैं। और 6 वर्ष की उम्र, अब देखिए 27 में इनका जन्म हुआ था, 6 वर्ष की उम्र है इनकी, यानी कि इस टाइम 6 वर्ष की उम्र है किसकी? शिवाजी की। शिवाजी की 6 वर्ष की उम्र है। और इन 6 वर्ष की उम्र में जो है ये जो जागीर होती है पूना की, यानी कि पूना की जागीरें, पूना की जागीरें जो हैं वो इन्हीं को सौंप के चले जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 6 वर्ष की उम्र में कौन आदमी जो है वो अपनी जागीरों पर अधिकार कर सकता है, शासन कर सकता है? जो इनकी जागीरें थी उन पर कौन उनकी निगरानी रख सकता है? जब ऐसी कंडीशन हुई तो यहाँ पर क्या है, इनके संरक्षक, यानी कि इनके दादो कोंडदेव जो संरक्षक थे, तो संरक्षक बने कौन? संरक्षक कौन बने? दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव ये इनके संरक्षक बने। अब कहानी में समझ में आ गया ना। 1633 में जो थे साजी भोसले, इनके पिताजी शिवाजी के, वो अहमदनगर में थे। कहाँ पर थे? अहमदनगर। मगर 1633 में जो है शाहजहां ने अहमदनगर जीत लिया। अब इनको क्या है, भागकर यहाँ से जाना पड़ा। कहाँ पर जाना पड़ा? ये बीजापुर चले गए। बीजापुर में जो वहाँ का मतलब राजा था, शासक था, वहाँ पर प्रथम श्रेणी के सरदार बने हैं। प्रथम श्रेणी के क्या बने? सरदार बने साजी भोसले। और 6 वर्ष की उम्र में शिवाजी की उम्र कितनी थी इस टाइम पर? 6 वर्ष, क्योंकि 33 में 6 वर्ष थी, होगी 27 में जन्म हुआ। तो पूना की जागीरें जो पूना वाला क्षेत्र था वो किनको दे दी? शिवाजी को दे दी। और शिवाजी किससे चली नहीं, तो इसके संरक्षक कौन बने?
दादोजी कोंडदेव बने। इतनी बात पहले बताइए, आपको क्लियर आई नहीं आई? क्लियर आई? अब दादोजी कोंडदेव की हो जाती है मृत्यु, दादोजी कोंडदेव की मृत्यु होती है और पूना की जागीरें जो है स्वयं संभालते हैं। यानी मृत्यु के बाद में क्या होता है कि पूना की जागीरें स्वयं संभालते हैं। फिर दो घटना घटते हैं, यानी पहली घटना की 1646 में और एक घटना 1648 में। ये दोनों घटना बहुत अच्छी हैं। जैसे इन्होंने पूना की जागीरें अपने आप संभाली, दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद जब पूना की जागीरें इन्होंने अपने आप संभाली तो इन्होंने दो काम करे। एक तो तोरण का किला जीता जो पूना के पास में ही था। किसका? तोरण का किला, तोरण का किला जीता बेटा। और दूसरा जो जो कहाँ पर था, पूना के किले के पास में था, पूना के किले के पास में था। और पुरंदर का किला जीता। किसका? पुरंदर का, पुरंदर का किला जीता। ये इन्होंने काम किया। ये दो काम जो है इन्होंने इस वाली कंडीशन में किए। मतलब जब दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई, दादोजी कोंडदेव की मृत्यु जब हो गई तो इन्होंने क्या काम करा, 1646 में अपने आप जो है पूना की जागीरों पर अधिकार करा। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ कि 46 में अब तो उम्र बतेरी हो गई इनकी। ठीक, अब तो उम्र हो गई, क्योंकि 16 तो ये हो गया आपके और 3 ये 19 साल के हो गए। और इसके बाद में इस उम्र में इन्होंने क्या करा, तोरण का किला जीता और पुरंदर का किला जीत लिया बेटा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? और जब जीता तो इसके बाद में इस समय पर जो था बीजापुर में, जहाँ पे इनके पिताजी थे, इस समय पर बीजापुर जहाँ पे इनके पिताजी थे, तो बीजापुर में जो है मुगलों का संघर्ष चल रहा था। क्या हो रहा था? मुगलों का संघर्ष चल रहा था। ठीक है, अब होता क्या है कि मराठा और मुगलों का संघर्ष आपस में चल रहा था। तो क्या हुआ कि मैत्रीपूर्ण स्वभाव करना पड़ा, यानी मैत्री प्रयास किया इन्होंने। क्या करा? मैत्रीपूर्ण प्रयास करने की कोशिश करी कि मित्रता दोनों में हो जाए। यानी कि उस टाइम पर औरंगजेब का जमाना आ गया था। कौन आ गया था? मुगल एम्पायर, औरंगजेब आ गया था। तो औरंगजेब ने आके शाहजहां ने जो काम करे थे उनको पूरा करने के लिए औरंगजेब आ गया था और हिंदू विरोधी नीति करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, अब होता क्या है कि उस समय पर जो है ये शिवाजी जो है मित्र मिलने के लिए जाते हैं औरंगजेब से और सोचते हैं कि मित्रता का भाव पूरा कर लेंगे, मित्रता कर लें। परंतु हुआ क्या, इन्होंने क्या है, औरंगजेब ने जो है अपनी शक्ति के सामने, अपनी शक्ति के सामने जो है इनमें रुचि नहीं ली। इस चीज़ को क्या नहीं ली? रुचि। इन्होंने सोचा अरे नहीं, मराठा थोड़ा सा तो दम है, इन्हें थोड़ा दम एकदम करके इनका शासन समाप्त करके हम आगे बढ़ेंगे। मगर हुआ क्या, कहते हैं ना अपना दुश्मन कभी भी या कोई भी दुश्मन या दोस्त जो होता है उसको पहले समझ लिया जाए। तो औरंगजेब को मराठों ने नहीं समझा और मराठों ने जो है औरंगजेब को नहीं समझा। होता क्या है कि बीजापुर के शासक जो होते हैं, बाद में जब इन्होंने शिवाजी ने अपना शासन बरकरार रखा और जो मराठा लोग थे आगे रखा, तो बीजापुर का जो शासक था, बीजापुर का शासक जो था उसका सेनापति, बीजापुर का जो शासक बना मुगलों का, बीजापुर जीत लिया उन लोगों ने, बीजापुर पर अधिकार हो गया। बीजापुर का जो शासक बना उसका सेनापति था एक, जिसका नाम था अफजल खां। ठीक है, जिसका कौन था? अफजल खां। चलो इधर लिख देते हैं, नहीं ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों का। इस सारी कहानी इधर लिख लेते हैं। हुआ क्या कि जब बीजापुर में संघर्ष हुआ किनका? मराठों का। और बीजापुर में संघर्ष हुआ, इसके बाद मराठों का और मुगलों का। तो मराठा हार गए वहाँ पर और मुगलों ने जो है उसका अधिकार कर लिया। और वहाँ का जो शासक था बीजापुर का, बीजापुर का जो शासक था, शासक के सेनापति, शासक के साउंड पे रिएक्ट करो भैया, का सेनापति जो था वो कौन था? अफजल खां। अफजल खां था। तो अफजल खां ने कहा कि ऐसा करिए, अफजल खां को भेजा इन्होंने शासक ने कि आप शिवाजी को कैद कर लीजिए। किसे कर लीजिए? शिवाजी को कैद, शिवाजी को आप कैद कर लीजिए। ठीक है, अब बताइए इतना बड़ा चतुर चालाक आदमी क्या ऐसा कैद में आ जाएगा? ठीक है, और शिवाजी को कैद करने के लिए ये क्या करा कि या मारने, उन्होंने कहा कि या तो शिवाजी को मार दो या फिर उसे कैद कर लो। मगर चतुराई से शिवाजी जो है, चतुराई से शिवाजी जो है वो इसकी हत्या कर देता है। यानी क्या कर देता है? शिवाजी जो है चतुराई से इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब ये बहुत बड़ा झटका लगा इनको कि शिवाजी चतुराई से, क्या शिवाजी के पास बहुत अच्छा था। और यहाँ के इसके साथ साथ इन्होंने 3 काम करे। एक तो कोल्हापुर जीत लिया, कोल्हापुर जीता जो बीजापुर में था, और एक पाना का किला जीत रहा और उत्तर कोंकण जीत लिया शिवाजी ने। अब शिवाजी की जीत क्या थी कि पाहना का किला जीता, दूसरा उत्तरी कोंकण जीता, उत्तरी कोंकण जीता, और तीसरा कोल्हापुर। ये तीनों ही कहाँ पर हैं? बीजापुर में, तीनों ही बीजापुर में। जैसे वहाँ का शासन अफजल खां को मारा इन्होंने, उसके बाद में 3 काम और करे, 3 काम और करे। अब ये जब 3 काम हुए तो अब इनको शायद ऐसा लगा कि औरंगजेब को पता चला कि यहाँ पे शिवाजी नाम से भी, सॉरी 1 मिनट जरा, यानी जब इतना काम कर लिया तो औरंगजेब को भी फिर पता चला, औरंगजेब को पता चला कि यहाँ पे कोई शिवाजी नाम से भी है जो बहुत तगड़ा उत्पाद मचाए हुए है, जो बहुत तगड़ा उत्पाद मचा रहा है। ठीक है, और अपने धर्म को बहुत आगे जाके लेकर जा रहा है। ठीक है, या अपने
क्षेत्र को जो है बहुत आगे बढ़ाने की सोच रहा है। ठीक है, इस तरीके से पता चला। तब औरंगजेब क्या होता है, औरंगजेब मुगल गवर्नर, यानी कि अब औरंगजेब को याद आया कि भाई मैंने गलती करी। औरंगजेब जो मुगल गवर्नर होता है, मुगल गवर्नर, मुगल गवर्नर मैं लिख रहा हूं इतनी से, यहां पर इनका नाम है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां मुगल गवर्नर जो होते हैं कौन, शाइस्ता खां को कहता है कि आप जाइए शिवाजी को जो है वो शिवाजी को पकड़ के लाइए। अब शिवाजी शिविर पर हमला करने के लिए बोलता है, यानी कि शाइस्ता खां से क्या कहता है कि शिवाजी शिविर पर मतलब हमला करिए। मगर क्या होता है कि यहाँ पर शाइस्ता खां घायल कर देता है शिवाजी, क्योंकि शिवाजी को छापेमार नीति आती थी। शिवाजी कौन सी नीति से चला, छापेमार नीति से। और शिवाजी ने खुद क्या काम करा, शिवाजी ने खुद किसको, शिवाजी महाराज ने, शिवाजी ने किसको घायल कर दिया भैया, किसको घायल कर दिया रे, यहाँ पर घायल कर दिया शाइस्ता खां को। अब औरंगजेब को लगा कि भाई उधर अफजल खां को मार दिया, ठीक है, इधर शाइस्ता खां को घायल कर दिया, छापेमार नीति आती है मराठा में। अब ऐसा क्या हो कि हम शिवाजी को कैद कर सकें। तो फिर उन्होंने एक नीति निभाई कि जब तक कोई अपना इनके सामने नहीं आएगा, शिवाजी का कोई अपना सामने नहीं आएगा, तो शायद जब तक कैद नहीं होगा, जब तक कैद नहीं होगा। अब इसी बीच में क्या चल रहा था, इसी बीच में अगर हम बात करें तो आमेर का एक राजा था, कौन था, आमेर का एक राजा था, कौन था, जयसिंह। आमेर का एक राजा था जयसिंह। आमेर से इनके संबंध पहले से अच्छे थे, क्योंकि अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई, ठीक है, कौन थी, जोधाबाई, वो आमेर की थी। तो इनका संबंध आमेर से अच्छा था। तो आमेर के एक राजा थे जिनका नाम है जयसिंह। ठीक है, जयसिंह से बात करते हैं, किससे कहते हैं, जयसिंह को। और जयसिंह को भेजते हैं कि जाके शिवाजी को आप कवर करिए। ठीक है, अब ये होता क्या है कि अपनी नीति से चारों तरफ से शिवाजी को घेर लेता है। ठीक है, क्या करता है, शिवाजी को जो है, अब देखिए ये जो थे शाइस्ता खां घायल हुए, शाइस्ता खां को औरंगजेब ने कहा जाइए आप बंगाल में जाइए, आपको इधर काम नहीं कर सकते आप। तो इन्हें बंगाल भेज दिया था शाइस्ता खां को। फिर उन्होंने सोचा कि आमेर का एक राजा जयसिंह है, ठीक है, उनको राजकुमार जयसिंह है, राजा राजकुमार कह सकते हैं यहाँ पर। तो जयसिंह था, उसको कहा कि आप जाके जो है शिवाजी को पकड़िए। उसने अपनी नीति से, जयसिंह ने अपनी नीति कही है या कोई ऐसी बात करिए कि वो एक तरीके से उनकी नीतियों को जानते हों, क्योंकि वो राजस्थान में रह रहे थे, वो मराठा, दोनों आसपास का एरिया था, तो वो जानते होंगे छापेमार नीति क्या है। तो एक नीति से क्या होता है कि शिवाजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, यानी कि शिवाजी को जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, जब चारों तरफ से घेर लेते हैं, घेराबंदी होती कहाँ पर है, ये घेराबंदी कहाँ होती है, पुरंदर में होती है। ठीक है, पुरंदर में होती है 1665 में, 1665 में पुरंदर में होती है, पुरंदर में घेराबंदी होती है। अब बताइए क्या होगा, जब घेराबंदी होगी तो पुरंदर की संधि होगी। ठीक है भाई, क्या होगा, अब पुरंदर की संधि होगी। तो इसी बीच क्या हुई थी, पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि इसी बीच हुई। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। अब क्या होता है, जब पुरंदर की संधि में बात करी गई, पुरंदर की संधि में शिवाजी से कुछ मांगा गया। शिवाजी से कहा गया कि आप, औरंगजेब ने शिवाजी से कहा कि एक तो आप हमें ऐसे 23 किले दे दीजिए, 23 किले जिनकी जो इनकम है वो 4 लाख हूण प्रति वर्ष है, 4 लाख हूण प्रति वर्ष है, ऐसे 23 किले चाहिए हमको, 4 लाख हूण। 12 किले ऐसे चाहिए जिनके 1 लाख हूण है, 12 किले ऐसे होने चाहिए जो 1 लाख हूण जिनकी प्रति आय है। ठीक है, और इसके बाद जो है संभाजी, जो इनके पुत्र थे, यानी क्या, संभाजी जो है, जो क्या थे, शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी के पुत्र थे, उनको 5000 मनसब पर, किस पर, 5000 मनसब पर, 5000 मनसब दरबार में भेजो। 5000 मनसब पे क्या करो, उन्हें दरबार में भेजो। ठीक है, 5000 मनसब पे दरबार में भेजो। ठीक है, ये बात हुई। अब बताइए क्या होता है। अब होता क्या है कि 1665 की बात है, ये अब इतना करने के लिए वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगली घटना जो घटती है, चलिए आगे बताते हैं, इधर बताते हैं, इतना तो नोट करते रहना आप लोग। ठीक है, अब होता क्या है कि इतना काम करने पर संधि में जो है ये कैद कर लेता है, क्या, शिवाजी कैद हो जाता है। और शिवाजी जब कैद हो जाता है तो मजबूरी है ये काम करना। और 1666 में जो है, 1666 में शिवाजी जो है फरार हो जाता है। 1666 ईस्वी में क्या हो जाता है, शिवाजी जो है फरार हो जाता है। ठीक है, यानी कि मुगलों की
सत्ता से क्या हो जाता है, बिल्कुल फरार हो जाता है। और फिर ये होता है यानी औरंगजेब की कैद से, औरंगजेब की कैद से फरार होता है। और 1670 ईस्वी में ये पुनः सूरत, गुजरात जो है, पुनः सूरत को जो है वो जीतने की ये लूट लेता है, पूरे सूरत को क्या कर लेता है, लूटता है। ठीक है, और अपनी सत्ता पुनः जमाने की बात करता है इसमें। ठीक है, और इसी काम को करने के बाद दोबारा से जो है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था राज्याभिषेक, तो 1674 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक किया, राज्याभिषेक किया। तो ये क्वेश्चन आया यहाँ से। अब इस टाइम राज्याभिषेक जो कराया वो किसने किया, अब हम बताते हैं। रायगढ़ किले में किया था। काशी के पंडित थे, कौन थे, काशी के पंडित। ठीक है, काशी के पंडित थे जिन्होंने इनका राज्य, इधर का भी देखते रहो आप जरा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ इसमें से। तो क्या था यहाँ पर कि काशी के जो पंडित थे जिसका नाम था गंगा भट्ट द्वारा। ठीक है, गंगा भट्ट कौन थे, गंगा भट्ट भी कहते हैं या गंग भट्ट, ने इनका कराया राज्याभिषेक। और यहाँ पर कहा छत्रपति की उपाधि दी गई। तो भैया ये बात आप समझ लीजिए, दोबारा से बता देते थोड़ा सा बात। क्या होता है कि जैसे इनको जाते हैं 1675 पुरंदर में घेर लेते हैं। अब पुरंदर में फिर संधि करते हैं। संधि के दौरान क्या होता है कि 23 किले मांगता है, 12 किले वो मांगता है, 23 किले वो, जो 4 लाख ऊँट उनके आय हो, 12 किले वो मांगता है जो 1 लाख ऊँट उनकी हो। और शिवाजी जो है, संभाजी जो इनके पुत्र होते हैं, उन्हें 5000 मनसब पर रखने की बात करता है। अंततः क्या होता है, औरंगजेब की कैद में रहता है, ऐसा काम करने से मना कर देता है। तो औरंगजेब क्या है, इसे कैद कर लेता है। ठीक है, 1666 ईस्वी में शिवाजी फरार हो जाता है। 1670 ईस्वी तक वो 4 साल तक ऐसे घूमता रहता है, प्लान बनाता रहता है। और 1670 ईस्वी में पुनः सूरत को लूट लेता है और इसके पास कुछ धन आ जाता है। उसके बाद जो है अपना राज्याभिषेक करता है 1674 में। और काशी के पंडित होते हैं, सोचते मुगलों में रहकर आए, इसलिए आप जो ठीक ठाक करो, पहले उन्होंने पवित्र जो भी जैसा होता है ठीक भूमिका निभाई। और गंगा भट्ट के द्वारा जो है छत्रपति शिवाजी की जो है छत्रपति की उपाधि दी गई। ठीक है, छत्रपति की उपाधि दी गई। अंततः होता क्या है कि इनका 1670 ईस्वी में, यानी कि 1670 ईस्वी में अंतिम अभियान रहा। अंतिम अभियान, इनका अंतिम अभियान जो हुआ वो किसके, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम अभियान कब हुआ, तो कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ, कर्नाटक में। इनका अंतिम अभियान कहाँ पर हुआ, कर्नाटक में। और अंततः क्या होता है कि 1600 गोलकुंडा की सहायता से ये अभियान करते हैं। और भैया इनमें क्या होता है कि 1680 ईस्वी में जो होती है इनकी मृत्यु हो जाती है। 1680 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है इसी बीच। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सा ये शिवाजी का इतिहास था, आप देखो नोट करके थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे शिवाजी का अष्टप्रधान क्या था, क्योंकि शिवाजी का एक ऐसा शासन था जिसे हम कहते हैं मंत्रिमंडल था 8 मंत्रियों का, तो उसे हम कहते हैं अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं बेटा, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, तो शिवाजी का अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था, उसको देख लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में अष्टप्रधान में देखते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो शिवाजी के बारे में और मराठा साम्राज्य का उदय कैसा हुआ। आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आता है अष्टप्रधान से भी आता, हमेशा आता क्वेश्चन, हमेशा आता है, याद कराएंगे बिल्कुल, इसको ट्रिक से याद कराएंगे अष्टप्रधान को। आज ज़्यादातर बच्चों को ये होता है कि याद नहीं होता, ये ज़्यादातर बच्चों को जो है ना ये बात याद नहीं होती बेटा। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको सब बातों को याद कराना बिल्कुल। ठीक है, तो शिवाजी का अष्टप्रधान, शिवाजी का अष्टप्रधान मंत्रिमंडल ये था। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है बेटा, फिर इधर आपके लिखेंगे 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 8 लिखेंगे यहाँ से। और इनके हमें नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे पेशवा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेशवा, पेशवा यानी कि जिससे कि हमें नाम अभी उनके बारे में बताएंगे। फिर होता है सर ए नौबत, फिर क्या होता है एक सर ए नौबत, सर ए नौबत होता है। ठीक है, बताएंगे। तीसरा जो होता है वो होता है अमात्य, तीसरा क्या होता है, अमात्य। ठीक है, तीसरा क्या होता है, अमात्य। चौथा जो होता है वो होता है नभीश या चिटनिस, चिटनिस लिख दो, चिटनिस, चिटनिस। पांचवा जो होता है, पांचवा होता है सुमंत, पांचवा क्या है, सुमंत, सुमंत बेटा। छठा जो होता है वो होता है बाकिया, छठा क्या होता है, बाकिया। और 7वां जो होता है बेटा, 7वां होता है आपका पंडित राव, पंडित राव। और जो आपका 9वां होता है वो होता है न्यायाधीश। तो 8वां जो होता है वो होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश,
न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तो होते हैं अष्टप्रधान पद। ठीक है, अब हमें इनसे जुड़ी बातें बतानी है। एक बार देखिए क्या होता है, पेशवा होता है, फिर सरे नौबत होता है, क्या होता है सरे नौबत, फिर अमात्य, फिर चिटनीस, फिर सुमंत, बाकिया, पंडित राव और न्यायाधीश। मैं आपको बता के चलूँ, पंडित राव और न्यायाधीश ये दोनों सैन्य सेवा नहीं देते थे, वरना तो और सब सैन्य सेवा देते थे, 6 के 6 सैन्य सेवा देते थे, सैनिक की तरह सेवा करते थे। परंतु ये 2 लोग नहीं सैन्य सेवा करते, मान के चलिए ड्यूटी नहीं करते थे। तो जो पेशवा होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे। क्या कहते थे? प्रधानमंत्री। क्या होता था? प्रधानमंत्री था। सरे नौबत जो होता था सैन्य, कौन होता था? सैन्य विभाग का मुखिया होता था, सैन्य विभाग का मुखिया होता था, या मुख्याधिकारी होता था, ऐसे लिख सकते हैं, मुख्याधिकारी। अमात्य जो होता था वो क्या, अमात्य जो होता है वो होता है राज्य की, अमात्य होता है राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, लेखा जोखा रखने वाला। ठीक है। चिटनीस जो होता है वो, भैया चिटनीस जो होता है वो कौन होता है? चिटनीस होता है राजकीय पत्राधिकारी। कौन होता है? राजकीय पत्राधिकारी, पत्राचार या पत्राधिकारी होता है। पत्राचार कह सकते हो या पत्राधिकारी कह सकते हो, ये होता है पत्राधिकारी या पत्राचार। सुमंत जो होता है वो होता है विदेशी मामलों की देखरेख। क्या होता है? विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला होता है कौन? सुमंत। बाकिया जो होता है, बाकिया का काम करता है, बाकिया होता है राजा के दैनिक कार्यों का काम करने वाला। कौन? राजा के दैनिक कार्यों का काम करने वाला होता है। पंडित राव क्या होता है? धार्मिक मामलों से, क्या होता है? धार्मिक मामलों से बात करने वाला होता है। ठीक है। न्यायाधीश जो होता है वो क्या होता है? न्याय करता है। क्या करता है? न्याय। तो यहां से आप देख रहे हैं इतना, क्या देखा आपने अभी तक? देखिए हम बता रहे हैं, इसमें पहला है आपका पेशवा। पेशवा जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सर नौबत जो होता है वो सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता है। और राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला जो होता है वो कौन होता है? अमात्य होता है। फिर चिटनीस जो होता है वो होता है राजकीय पदाधिकारी। ठीक है बेटा। सुमंत जो होता है विदेश मामलों की देखरेख करता है, और दैनिक कार्यों की जो बात करता है वो कौन करता है? बाकिया। और धार्मिक मामलों की जो काम करता है वो करता है पंडित राव, और न्यायिक काम बात जो करता है वो न्यायाधीश। यहाँ से नोट करने की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ये क्या है कि पंडित राव व न्यायाधीश, इन दो के अतिरिक्त इन दो के अतिरिक्त सभी को जो है वो क्या करना पड़ता था? सैन्य सेवा देना पड़ती थी। सैन्य सेवा क्या देनी पड़ती थी? सैन्य सेवा। इस तरीके से ये जो हो गए हैं ये शिवाजी का अष्टप्रधान हो चुका है। ठीक है। क्या हो चुका है? शिवाजी का अष्टप्रधान हो चुका है। इसको हम क्या कहते हैं? शिवाजी का अष्टप्रधान कहते हैं। इसमें एक बात और याद रखना है कि जो पैदल सेना होती है उसे पाइक कहते हैं। पैदल सेना को क्या कहते हैं? पैदल सेना। पैदल सेना को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है बेटा? वो कहा जाता है पाइक। पैदल सेना को क्या कहा जाता है? पाइक। ये वाली बात ज़्यादा याद रखना है इसमें। पैदल सेना को क्या कहा जाता है? पाइक कहा जाता है। चलिए इससे आगे क्या करते हैं? इससे आगे जो है वो कुछ और शब्दावली है जिनको हमें याद करना है। जो हमें और याद करना है वो शब्दावली देख लेते हैं। वो क्या है? कुछ राजा के द्वारा लगाए हुए कर हुआ करते थे। वो क्या होते थे? एक कर का नाम सुना होगा आपने, चौथ। क्या होता था? एक होता था आपका चौथ, जो राजा के द्वारा लगा होता था। दूसरा होता था सरदेशमुखी, और तीसरा जो होता था वो होता था माखी। क्या होता था? तीसरा जो होता था मोकामा। कौन सा होता था? तीसरा मोकामा। क्या होता था? मोकामा। चलिए इनमें बात कर लेते हैं। ये भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है। क्या 3 इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। देखिए चौथ जो होता है ये होता है आय का 1/4 भाग। आय का 1/4 भाग है। ये उन राज्यों से लिया जाता था। उन राज्यों में क्या काम करा जाता था? एक तो आक्रमण और लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। जिन राज्यों से यह लिया जाता था उनसे क्या कहा जाता था कि अब इसमें ना कोई आक्रमण कर सकता है, न कोई लूटपाट कर सकता है। चौथ जो लिया जाता था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदेशमुखी होता था वो आय का 1/10 भाग हुआ करता था बेटा। आय का क्या होता था? 1/10 भाग हुआ करता था। यहाँ पर उनके हितों की रक्षा करने की बात होती थी। हितों की रक्षा यानी कि शिवाजी के द्वारा यहाँ पर इनके हितों की रक्षा करने की बात होती थी जिन राज्यों से ये लिया जाता था। क्योंकि जो शिवाजी हैं वो उन राज्यों को क्या करते थे? वो सरदेशमुख कहा करते थे।
उन सरदेश को यानी क्या बताते थे, अपने आप को मुखिया बताते थे। मोकामा ये क्या होती थी, ये जागीरें होती थी। ये क्या होती थी, जागीरें होती थी। ये मराठा जो होते थे, क्या होते थे, मराठा के प्रमुख सरदारों को मिलती थी, प्रमुख सरदारों को मिलती थी। और शेष को क्या मिलता था, शेष को मिलता था नगद वेतन मिलता था बेटा। तो दोबारा से समझ लीजिए इनको क्या होता है। एक होता था चौथ, या एक 1/4 भाग होता था। इसमें उन राज्यों से लिया जाता था जिनसे लेकर फिर आक्रमण और लूटपाट करने का ना करने का वचन दिया जाता था कि अब आपको कोई परेशानी नहीं, ना लूटपाट करने की, ना यहाँ से कोई आक्रमण करेगा आपको, ठीक है। सरदेश मुख जो होता था वो 1/10 भाग होता था का, ये उनसे लिया जाता था जिन राज्यों से लिया जाता था। उन पर शिवाजी के द्वारा उनके हितों की रक्षा करने की गारंटी दी जाती थी। वचन होता था कि शिवाजी के द्वारा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। मोकामा जो होता था वो जागीरें होती थी, और मराठा के प्रमुख सरदारों को ये जागीरें दी जाती थी, ठीक है। किनको दी जाती थी, मराठा के प्रमुख सरदारों को। जो शेष सरदार होते थे उनको क्या मिलता था, नगद में बेटा क्या मिलता था, वेतन मिलता था। तो इतनी बात तो आपने यहाँ से सीख ली है, इतनी बात आपने यहाँ से सीख ली है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद की बात क्या है, तो वो देख लीजिए। इसके बाद में होता है कि शिवाजी का उत्तराधिकार में क्या है। शिवाजी का उत्तराधिकार में तो देखिए, सबसे पहले शिवाजी का उत्तराधिकारी अगर हम देखेंगे कौन कौन आएंगे उत्तराधिकारी में, तो पहले आएंगे संभाजी, ठीक है। कौन आएंगे, संभाजी आएंगे, ठीक है, संभाजी आएंगे। इसके बाद में कौन आएंगे, राजा राम। कौन आएंगे, राजा राम आएंगे। तीसरे में जो आएंगे वो कौन आएंगे, राजा राम के बाद में जो आएंगे तीसरे वो आ जाएंगे शिवाजी द्वितीय प्लस ताराबाई, ये भी आ जाते हैं। यानी कि कौन आते हैं, संभाजी आते हैं। ये कब से कब तक आते हैं, अगर हम बात करें तो, अगर ये बात करें तो 1680 से लेकर 89 तक आएंगे। ये अगर बात करें 1689 से लेकर ये पूरे 1700 तक आएंगे। 1700 अगर हम बात करें तो ये 1700 से लेकर पूरे कितने तक, 1707 तक आएंगे। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं जिनका दूसरा जो पावरफुल व्यक्ति के रूप में आते हैं, वो कौन होते हैं, साहू। कौन आते हैं, साहू जी। इनका जो शासन होता है वो 1707 से लेकर, कब से होता है, 1707 से बेटा 1749 तक होता है। कब तक होता है, 1749 तक होता है इनका शासन। इन्होंने ही 1713 में, अगर हम यहाँ से बात करें 1713 में इन्होंने क्या करा था, एक पेशवा पद दिया था। क्या दिया था, पेशवा पद को पावरफुल बना दिया था, ठीक है। पेशवा पद को क्या बना दिया था, पावरफुल। तो पहले पेशवा के रूप में कौन आए थे, पेशवा विश्वनाथ आ गए थे, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ से भाई इतना नाम याद रखना, विश्वनाथ। इनका शासन कब से, 1713 से लेकर 20 तक रहा, ठीक है। दूसरे पेशवा जो बनकर आए वो कौन आए, दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम आए। और ये कब से आए, 1720 से लेकर ये 1740 तक रहे। ये कौन तक रहे, 1740 तक। ये वही है मस्तानी वाले, ठीक है। कौन है ये मस्तानी वाले हैं, ठीक है, बाजीराव प्रथम। फिर अब आता है बाजीराव। कौन आ जाएंगे तीसरे, बालाजी बाजीराव आएंगे। इनका काल कब से होगा, 1740 से लेकर ये 61 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 1740 से 61 तक रहेगा। और इसी में क्या होता है, इसी में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हो जाता है, 1761 में हो जाता है। और किस किस के बीच होता है, ये मराठा, किसके बीच होता है, ये मराठा वर्सेस अब्दाली के बीच में हो जाता है। अब्दाली इसमें जीत जाता है और मराठा इसमें हार जाते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी शक्तिशाली शासक होते हैं, जितने भी मराठा के शक्तिशाली शासक होते हैं, उनका शायद ऐसा मान चलिए पतन हो जाता है यहाँ। और उसके बाद में इसी चीज़ का फ़ायदा लेकर जो है अंग्रेज जो है आंगल, जो इनके कमज़ोर शासक होते हैं, अंग्रेज जो है आंगल युद्ध इनसे करते हैं और इस क्षेत्र को जीत लेते हैं, इस क्षेत्र को कर लेते हैं, जीत लेते हैं। तो यदि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि शाह की कहानी थोड़ा वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसके चलते क्या है, हम अगली कहानी जो है आपको अगले सेशन में बताएंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा हो सेशन में और बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा हो, देखो टेक्स्ट बुक में तो कहीं से ही मिल जाएगा, ठीक है, मगर टेक्स्ट बुक से समझ में नहीं आने का कभी भी, ठीक है, आपको कभी समझ में नहीं आने का। तो दोस्तों ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कल मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट सेशन में। कल बात करेंगे जो उत्तराधिकार है, संभाजी ने क्या काम करा था। संभाजी एक आपके कौन थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम मैं बता दूं आपको, क्या नाम था उनका, हमीर मोहिते की सहायता लेकर संभाजी बन गए थे राजा, ठीक है। जबकि जो सोयराबाई थी, शिवाजी की पत्नी थी सोयराबाई, उन्होंने उत्तराधिकार किसे घोषित किया था, राजा राम को, ठीक है।
शिवाजी द्वितीय और ताराबाई अल्पसंख्यक शासक थे, तो ताराबाई जो है इनके संरक्षक में रही थी। और साहू जी जो है, जो औरंगजेब की पुत्री ने साहू जी को पाला था, औरंगजेब की पुत्री ने साहू जी को पाला था, उसे बाद में आज़ाद कर दिया था और बाद में ताराबाई से युद्ध करता है, ताराबाई को हरा देता है, ठीक है। और उसके बाद में ये ही आके पेशवा की पदवी को ज़्यादा आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है। और पेशवा के रूप में अब पावरफुल शासक कौन हो जाते हैं? पेशवा हो जाते हैं। और पेशवा के रूप में कौन आते हैं? बालाजी विश्वनाथ, फिर आते हैं बाजीराव प्रथम, और फिर आते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है। इस तरीके से हम आज के सेशन में जो हुआ, चौथ क्या होता, सरदेशमुखी मोकामा क्या होता, सबकी बात हमने कर ली है, ठीक है। कल मिलते हैं आपको इस अगली वीडियो में नए सेशन के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी करिए अगर आपको कोई भी ऐसा संशय लगता है तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।